Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and from today onwards we are going to start a new chapter from ninth class history book and the name of the chapter is the French Revolution. But before we start beta there is a information for you that watch this video very carefully क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. वीडियो के एंड में हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके आपने वीडियो को कितने ध्यान से वॉच किया है. So let's begin now. So beta, the French Revolution is a very remarkable event in the world history. But क्या आपको पता है कि revolution क्या होती है? So the revolution is a fundamental change that is brought intentionally. जब कहीं पे भी लोग जो हैं वो unsatisfied होते हैं या उनके साथ कोई injustice होता है, so at that moment they arose to the action and that action is for the betterment of the society. And same thing happened in the France also. People fight against the ruler no matter how powerful he was. बस वो क्या चाहते थे, they wanted to change the system. जो भी उस समय चल रहा था उनकी सोसाइटी में वो उसको चेंज करना चाह रहे थे. So if we go through your NCERT book, a very strong incident is explained at the very beginning of the chapter and that is the storming of Bastille. अब देखो क्या होता है इस चैप्टर में, बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह है ये चैप्टर. जैसे मूवी में होता है ना कि पहले कोई इंसिडेंट एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर उसके बाद पूरी मूवी फ्लैशबैक में चलती है. तो सिमिलरली वी विल स्टडी दिस इवेंट एंड देन वी विल गो बैक एंड फाइंड आउट द रीजंस. फिर हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ. सो क्या होता है बेटा, देखो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में पेरिस सिटी में एक र्यूमर स्प्रेड हो जाता है कि किंग की आर्मी लोगों को मारने के लिए आ रही है. तो लोग क्या करते हैं, नियर अबाउट 7,000 ऑफ पीपल गैदर एंड दे फॉर्म देयर मिलिटिया. मिलिटिया का मतलब होता है एक स्मॉल आर्मी. लोग अपनी छोटी सी आर्मी बना लेते हैं और वहीं एक फोर्ट्रेस प्रिजन होती है जिसका नाम है बैस्टिल, उसके ऊपर जाके वो हमला कर देते हैं. वहाँ पे वहाँ का कमांडर जो होता है उसको किल कर दिया जाता है. वहाँ से जो भी उन्हें वेपन्स मिलते हैं, एम्यूनिशन मिलता है, उसको वहाँ से हासिल कर लेते हैं. एंड आफ्टर डैट वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं, दो कि वहाँ पे उस समय सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, उनको भी रिलीज़ करवा देते हैं. सो इन दिस वे किंग को रियलाइज होती है कॉमन पीपल की पावर एंड दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रेवोल्यूशन. यहाँ से रेवोल्यूशन शुरू होती है एंड जो आने वाले दिन होते हैं इस तरह के रॉयट्स और दंगे फसाद जो हैं पूरे सिटी में, कंट्री साइड में वहाँ चलते रहते हैं. सो नाउ वाई डिड द पीपल रिवोल्ट. अब लोगों ने ऐसा किया क्यों ये रेवोल्यूशन हुई. सो नाउ वी विल गो बैक. अब देखेंगे कि फ्रांस में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल कंडीशंस थी या इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस कैसी थी जिनके वजह से लोगों को ये रिवोल्ट करना पड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा किंग और उसकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं, हु वाज द किंग एंड क्वीन. तो देखो 1774 में लुई 16 जो है वो किंग बनता है. लुई 16 के नाम के साथ हम 16 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिकॉज उससे पहले इस नाम के 15 और किंग हो चुके हैं. एंड ही इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम्स द किंग. एंड उसकी मैरिज कराई जाती है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ में जिसका नाम है मैरी एंथोनी. अब ये जो किंग है ही बिलोंग्स टू बर्बन डायनेस्टी. ये देखो, ये दिख रहे हैं ना अंकल और ये आंटी, ये किंग लुई है और ये मैरी एंथोनी है. ठीक है. नाउ ये किंग जो है बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता है. बर्बन बिस्किट से आपको बर्बन डायनेस्टी याद रहेगी. ठीक है. और अब राजा तो वो बन गया, राजा के पास एक खजाना भी होता है. बट इससे पहले कि राजा कुछ करे वो क्या देखता है लुई 16 दैट हिज ट्रेजरी इज़ एम्प्टी. उसका खजाना जो है वो बिल्कुल खाली है. अब किंग लुई का खजाना खाली क्यों है, वाई हिज ट्रेजरी इज़ एम्प्टी बेटा. सो देयर वर नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे कारण थे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस वॉज एंगेज्ड इन वॉर्स, लड़ाइयों में एंगेज था. 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली उसकी वॉर्स चली ब्रिटेन के साथ में. ब्रिटेन उसका पड़ोसी भी था और उसका दुश्मन भी. तो दोनों पड़ोसियों में लड़ाई चलती रही जिसका रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस की पूरी जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके ख़त्म हो गए. ये येलो पोर्शन है ना, ये ब्रिटेन है. ठीक है. और नीचे ये फ्रांस है. इसके अलावा फ्रांस ने हेल्प करी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उनकी इंडिपेंडेंस गेन करने में.
अब अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटेन था फ्रांस का दुश्मन, अमेरिका का भी दुश्मन ब्रिटेन। तो अपने दुश्मन की उसने मदद करी, अपना दोस्त समझते हुए, दो कि अमेरिका ने इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद उनको कभी कुछ रिटर्न नहीं किया, बट इस वजह से फ्रांस के ऊपर जो डेट था, जो कर्जा था, वो बढ़ता चला गया। एंड फ्रांस की इस डेट में और चीज़ें क्या ऐड हो रही थी, मींस कि 1 बिलियन का तो उसके ऊपर लेवरेज का कर्जा हो गया, पहले से ही था। वॉर्स एडेड टू द 2 बिलियन लेवरेज। नाउ फ्रांस का जो किंग है और जो क्वीन है, उनका लाइफ स्टाइल, दे आर वेरी एक्स्ट्रावेगेंट। उनकी लाइफ बहुत फैंसी है, बहुत फैशनेबल हैं, जिसमें वो बहुत खर्च करते हैं। उनका ब्यूटीफुल पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जिसमें हॉल ऑफ मिरर है, शीश महल जिसे कहते हैं। तो मतलब उसकी मेंटेनेंस, रख रखाव, सब चीज़ों पे बहुत मनी स्पेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, डेट फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, जो कि 1 बिलियन लिवरीज का उनके ऊपर ऑलरेडी डेट था, ठीक है, और इसमें वॉर की वजह से और एडिशन हो जाता है, एंड इट इज़ एडिड टू द 2 बिलियन लिवरीज। तो लिवरीज क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द करेंसी ऑफ द फ्रांस, ठीक है। देखो, जैसे आपकी कंट्री में रुपीज़ है, अमेरिका में डॉलर्स होते हैं, तो उस समय फ्रांस की जो करेंसी थी, डेट वाज द लीवर। तो इसको प्लूरल में मैं लिवरेज बोल रही हूँ। अब इतने सारे डेट्स के चलते किंग ने लोन्स लिए हैं। अब किंग ने अपने ही कंट्री के जो मनी लेंडर्स हैं, उनसे पैसा उधार लिया है, और वो मनी लेंडर्स जो हैं, दे आर चार्जिंग द 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब ये मनी लेंडर्स जो हैं 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो किंग इज़ ऑलरेडी इन द कंडीशन ऑफ द बैंकरप्सी। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुकाए, इसके अलावा उसके ऊपर कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं, उसके कुछ दूसरे खर्चे हैं, लाइक ही हैड अ आर्मी, उसको मेंटेन करना होता है आर्मी को, ही हैज़ अ कोर्ट, उसका राज दरबार हो गया, देन यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन। तो इन सब की मेंटेनेंस के लिए भी उसे पैसा चाहिए। अब रूलर के पास जब पैसा नहीं है तो वो क्या डिसाइड करेगा, ही विल इंक्रीज टैक्सेस। तो यहाँ पे लुई 16 भी डिसाइड करता है कि वो अब टैक्सेस इंक्रीज करेगा। अब लेकिन टैक्सेस को इंक्रीज करने से थोड़ी ना रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन के पीछे तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। सो बेटा, देयर वर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, इट वॉज डिवाइडेड इंटू द 3 कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज को वहाँ पे एस्टेट बोला जाता था। लाइक आपकी कंट्री में कास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सिमिलरली फ्रांस में 3 एस्टेट्स थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग आते थे, फर्स्ट एस्टेट कंसिस्ट ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते थे, देखो, एनीबडी हु वॉज रिलेटेड टू द रिलीजियस मैटर्स, जो धर्म का काम करते थे, चर्च से रिलेटेड जो पर्सन थे, लाइक प्रीस्ट हो गए, फादर्स हो गए चर्च के, दे ऑल वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, मीन्स क्लर्जी। सेकेंड एस्टेट, नाउ सेकेंड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किंग और उसकी फैमिली, नो, एनीबडी हु वॉज बिट रिलेटेड टू द किंग और हिज फैमिली वॉज अ पार्ट ऑफ नोबिलिटी। दूर दूर से उसके जो रिश्तेदार भी थे किंग के, उसकी फैमिली के, दे वर ऑल नोबिलिटी, एंड दे वर ऑल अबाउट द 2% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड 20% ऑफ लैंड को भी वही ऑन करते थे, कंट्री का जो लैंड था। नाउ हु वर द थर्ड एस्टेट। अब थर्ड एस्टेट में कौन आ गया, तो वो सबके सब जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट का मेंबर नहीं बन सके, वो सारे के सारे थर्ड एस्टेट में थे। मीन्स वेल्दी मर्चेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, poorly paid servants, then attendants, maids and peasants also, ये सारे के सारे थर्ड एस्टेट का पार्ट थे, ठीक है। अब ये जो थर्ड एस्टेट है, इट वॉज द, इसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन इज पीजेंट्स, वो पीजेंट्स हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग। हाउ एवर द मेन पार्ट जो था वो लैंड का, मीन 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। तो लैंड का जो मेन पार्ट है वो तो दो ऊपर की जो स्टेट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, उनके पास है, या वेल्दी पीपल हैं जो थोड़े से थर्ड एस्टेट के, उनके पास है, लेकिन मेनली जो पॉपुलेशन है वो थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती है।
नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट आर हैविंग मेनी प्रिविलेजेस, उनके पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बाय बर्थ उनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं. ऑन द अदर हैंड थर्ड एस्टेट हैज़ अ वेरी लिटिल राइट्स, उनके पास बहुत कम राइट्स हैं, बल्कि उनके पास तो राइट्स है ही नहीं. एंड उनकी इनकम का मेन पार्ट जो है वो टैक्सेस में चला जाता है. एंड वन ऑफ द मेन रीजन why the revolution broke out was that only the members of the third estate were paying tax. सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो टैक्स पे करते थे. जो बताया ना ऊपर, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हैं, दे आर प्रिविलेज्ड, तो उनको बहुत सारी एडवांटेज है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स एंड इट कंसिस्टेड द किंग ऑल्सो. तो किंग भी एग्जेम्प्टेड है, वो तो अपने आप में ही किंग है, तो वो क्यों पे करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स नहीं दे रहे और थर्ड एस्टेट सारे के सारे जो टैक्सेस है वो पे कर रहे हैं. अब टैक्सेस भी कई तरह के थे वहाँ पे. चर्च जो है वो भी अपना एक टैक्स कलेक्ट करता था, धर्म के नाम पे लोगों से टैक्स लिया जाता था, एंड डेट वाज नोन एज द टाइथ. अब ये जो टैक्स था, इट वाज द 10% ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस होती है उसका 10% होगा. The members of the third state were also paying a direct tax to the state also. State को एक टैक्स दिया जाता था, that was known as the tail. इसके अलावा नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. सॉल्ट के ऊपर टैक्स है, टोबैको के ऊपर टैक्स है, इवन डेली यूज़ की जो भी आइटम्स होती हैं उनके ऊपर टैक्स दिया जा रहा था. सो ये टैक्स कौन दे रहा है, थर्ड एस्टेट दे रही है सिर्फ, और कोई नहीं दे रहा. सो थर्ड एस्टेट वॉज सीडिंग विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उन पे इतना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ चुका है. इसके साथ साथ दे हैव टू पे द फ्यूडल ड्यूज ऑल्सो. अब ये फ्यूडल ड्यूज क्या होते थे, लाइक फर्स्ट टू एस्टेट्स के पास में लैंड था, लेकिन उस लैंड पे वो खुद तो एग्रीकल्चर नहीं करते थे ना, तो उसके ऊपर काम कौन करता था, थर्ड एस्टेट के लोग करते थे. दे वर ऑब्लाइज टू द किंग ऑल्सो टू पे दीज टाइप ऑफ ड्यूज. उनको किंग के लिए भी काम करना होता था उसके फील्ड्स में. देन कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता था वो थर्ड एस्टेट के लोगों से इस तरह के काम जो थे वो कराए जाते थे. सो देयर वॉज अ स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल ऑल्सो. अब स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल क्या होता है बेटा, देखो फ्रांस में क्या हुआ, अचानक से पॉपुलेशन में एक इंक्रीज देखने को मिला. अब 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन है डेट वाज ओनली 23 मिलियंस, जो कि 1789 में ग्रो होते होते 28 मिलियंस तक पहुंच गई. अब जिसका रिजल्ट ये निकला कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है. उतना खाना भी तो चाहिए लोगों को खाने के लिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा था. रिजल्ट ये निकला कि चीज़ों के दाम जो थे वो एकदम से बढ़ने लगे. देयर वॉज अ राइज इन द प्राइजेस, लेकिन प्रोडक्शन राइज नहीं हुई है. ठीक है, तो और दूसरी तरफ जो लोगों के वेजेस हैं वो पहले के जितने ही हैं, उसमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा. मीन्स उनका सोर्स ऑफ इनकम पहले के जितना ही है, इनकम उनकी पहले जितनी है, लेकिन प्राइजेस चीज़ों के बढ़ गए हैं. तो अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब वो पहले जहाँ उनका गुजारा कम पैसों में हो रहा था, अब उतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा. तो रिच पीपल तो इस चीज़ को अफोर्ड कर रहे थे, वो अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रख पा रहे थे, बट पुअर पीपल वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया था. एंड देयर वॉज अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर डेट हैड वाइडन्ड नाउ, और वो गैप बढ़ता चला जा रहा है रिच और पुअर के बीच का. एंड दिस सिचुएशन वॉज लीडिंग टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस. इससे सोसाइटी में पैदा हो रहा है सबसिस्टेंस क्राइसिस. क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, मीन्स एक ऐसी सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. लाइफ के बेसिक मीन्स क्या है, मीन्स रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहे हैं. तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द सबसिस्टेंस क्राइसिस. लोग जो हैं लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं टू परचेज द डेली फूड आइटम्स, ब्रेड खरीदने के लिए, लेकिन क्या है जो शॉपकीपर्स हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, सामान मिल नहीं रहा और बहुत ऊंची कीमत पे भी जो है वो परचेज करना पड़ रहा है. तो देन देयर इज़ अ सबसिस्टेंस रॉयट्स. तो दंगे हो जाते हैं, फसाद होते हैं, किस लिए कि क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा. एट द सेम टाइम, इसी टाइम सोसाइटी में एक नई क्लास का राइज होता है, एंड दैट इज़ द मिडिल क्लास. अब ये मिडिल क्लास में कौन लोग आ गए, देखो सोसाइटी तो ऑलरेडी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी.
तो ये जो मिडिल क्लास है इसमें वो सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो हैं वो सब हैं, दोज हु आर एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे हैं। एंड इसमें जो ट्रेडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उन्होंने ट्रेड करके पैसा भी कमा लिया है, मीन्स दे आर वेल्दी ऑल्सो। तो दीज पीपल आर वेल्दी प्लस दे आर एजुकेटेड। तो वेल्दी और एजुकेटेड है, डेट इज़ वाई दे आर हैविंग द न्यू आइडियाज़ नाउ। अब इनके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। अब ये वो ग्रुप है मिडिल क्लास, वो लोग हैं जो ये बिलीव कर रहे हैं डेट नो स्टेट इज़ प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। सोसाइटी में सब लोग एक बराबर होने चाहिए, जन्म से कोई जो है कुछ एडवांटेजेस लेके पैदा नहीं हुआ। एंड फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट शुड आल्सो पे टैक्स, तो वो भी टैक्स पे करें, खाली हम टैक्स क्यों पे करें। इसी आइडियाज़ के बीच में, जब इनके दिमाग में ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर एजुकेटेड ना। और एजुकेशन कहाँ से आ रही है, बिकॉज उनको बहुत सारे उस समय के सोशल थिंकर्स और फिलोसोफर्स को पढ़ रहे हैं वो। उस समय 3 ऐसे मेन सोशल फिलोसोफर्स हुए जिनकी बुक्स पब्लिश हुई, जिनको लोग पढ़ रहे थे और उनसे इंस्पायर हो रहे थे। कौन है वो फिलोसोफर्स, देखिए। एक थे जॉन लॉक, एक थे रूसो और एक थे मोंटेस्क्यू। इन्होंने बुक्स लिखी। रूसो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट जो है डेट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉमन पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जी, गवर्नमेंट जो है एक तो समझौते की तरह होना चाहिए कि लोगों के बीच में और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में, ऐसे काम चलेगा सरकार का। सेकेंडली जो जॉन लॉक है, ही राइट द बुक, उसका नाम था टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और इस बुक में उन्होंने क्या बताया, ही रिजेक्टेड द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, कि किंग के पास कोई डिवाइन राइट्स नहीं होते हैं। थर्डली जो मोंटेस्क्यू हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब इस बुक में उन्होंने एक नया ही आइडिया प्रोपाउंड किया। ही सेड दैट देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पावर है इट शुड बी डिवाइडेड इन द 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा सेम सिस्टम हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट आप अपने कंट्री में भी इस समय देखते हैं। तो ये उस समय मोंटेस्क्यू ने इस टाइप के आइडियाज़ देने शुरू किए। एंड यही आइडियाज़ जो हैं डिस्कस हो रहे थे उस समय, मिडिल क्लास के लोग डिस्कस करते थे। कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन द कॉफ़ी शॉप्स, इन द सैलन्स, जहाँ भी वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज़ एंड दे स्टार्टेड टू अपोज द राइट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कि उनको कैसी प्रिविलेजेस मिल सकती हैं, वाई दे आर इंजॉइंग द प्रिविलेजेस, किसने, जब टैक्स हम पे करते हैं तो उन्हें भी पे करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम अमेरिका में जो है, जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे नए आइडियाज़ जो हैं आ गए, वहाँ की नई गवर्नमेंट बन जाती है, तो वहाँ एजुकेटेड जो यूथ है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। कौन से आइडियाज़ हैं रेवोल्यूशन के, लाइक राइट टू लिबर्टी एंड देन इक्वालिटी के जो आइडियाज़ हैं वो वहाँ से सीख रहे हैं। वो सोच रहे हैं अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क्या चल रहा है कंट्री में, एक बार रिकॉल करते हैं अगर पूरा, तो देखें क्या है। वॉर्स हैड ड्रेन्ड ऑल द फाइनेंसेस, लड़ाइयों में फ्रांस की सारी फाइनेंस ख़त्म हो चुका है। किंग ऑलरेडी बैंकरप्ट है, कुछ उसको इनहेरिट था, मतलब उसके राजगद्दी पे बैठने से पहले कुछ क्राइसिस था ऑलरेडी, कुछ वॉर्स वगैरह और ऐड कर देती हैं। बैंकर्स आर रिफ्यूजिंग टू लेंड द मनी, बैंकर्स आगे मना कर रहे हैं क्योंकि पिछला ही नहीं चुकाया जा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रेन शॉर्टेज है, तो ब्रेड रॉयट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं खाने के लिए। एंड फाइनली और किंग क्या डिसाइड कर रहा है कि अब उसे टैक्स बढ़ा लेने हैं। तो समझ में आ रहा है स्टोरी कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है। नाउ अब फ्रांस में एक रूल था। क्या रूल था फ्रांस में? फ्रांस में रूल था कि किंग को अगर कोई भी नया लॉ पास करना है तो उसको एस्टेट जनरल से परमिशन लेनी होती थी। अब बेटा देखो, ये एस्टेट जनरल क्या थी? एक्चुअली इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, एक टाइप की पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों ही एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो पार्ट लेते थे। एक तरह से अगर हम कहें तो इट वाज अ फ्रेंच लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसमें वोटिंग सिस्टम क्या होता था, देखो, फर्स्ट एस्टेट का 1 वोट होता था, सेकंड एस्टेट का भी 1 वोट होता था, और जो थर्ड एस्टेट है उसका भी 1 वोट काउंट होता था।
और इसमें मेंबर्स कितने होते थे, फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स, देन सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स, और थर्ड एस्टेट के आते थे 600, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा थी ना। ठीक है, यहाँ पे नीचे गलत दिया हुआ है ये डाटा, तो आप ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब थर्ड एस्टेट वोटिंग सिस्टम क्या कह रहा है, ईच एस्टेट विल हैव अ 1 वोट। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है ना, ये हमेशा मिलके वोटिंग किया करते थे, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट वोटिंग इन्होंने करी ही नहीं थी, बिकॉज उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना कोई भी नया कानून बन जाए, दे नेवर अपोज ईच अदर। सारा बर्डन तो थर्ड एस्टेट झेल रही थी ना। अब किंग लुई जो 16 है, उससे पहले 175 ईयर से इसकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई थी पिछले इतने सालों से। क्यों? क्योंकि कभी कोई न्यू लॉ वहाँ पे पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो हैं इस वोटिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बोलते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, ये नहीं कि हर स्टेट एक वोट देगी। तो इस तरीके से तो उनकी कभी बात मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि फर्स्ट 2 स्टेट्स के तो हमेशा जॉइंटली वो वोटिंग करेंगे और जो उनका डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन किंग जो है वो थर्ड एस्टेट की बात मानता नहीं है, वो कहता है कि वो ही ओल्ड वोटिंग सिस्टम चलता रहेगा। तो जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं दे वॉकड आउट, वो उस एस्टेट जनरल की मीटिंग को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, और उनकी यही डिमांड रहती है दैट द असेंबली शुड हैव अ 1 पर्सन 1 वोट। अब क्या होता है देखो, अब वो लोग वहाँ से चले गए। अब वहाँ से अब किंग ने ये मीटिंग बुलाई थी 5 मई को। ठीक है, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी डेट वाज हेल्ड ऑन द 5 मई। अब ये थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो हैं ऑन 20 जून 1789 को वहाँ पे ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे एक ऑथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं डेट वी विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री, हम अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो किंग है उसकी पावर्स को हम लिमिट कर देंगे, कम कर देंगे, उसके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे। और ये जो थर्ड एस्टेट इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठी हुई है, इनके जो उस समय के लीडर हैं कौन है, ये 2 पर्सन, ये जो 2 अंकल आपको आगे दिख रहे हैं ना यहाँ ऊपर, ये वाले, एक का नाम था मिराबो और एक का नाम था एबिसेस। एक्चुअली उसका पूरा नाम जो था वो इमैनुअल जोसेफ सियाज था। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं उस मीटिंग को लीड करते हैं। अब मीनवाइल क्या होता है, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में ओथ ले ली गई और ये जो असेंबली है ये अपना काम स्टार्ट कर देती है। ड्यूरिंग दिस टाइम पूरे कंट्री में, क्योंकि प्राइस ऑफ द ब्रेड्स हैव रोज सो मच कि लोग जो हैं वो एजिटेट कर रहे हैं, इवन विमेन ऑल्सो, वो जो हैं शॉप्स के ऊपर अटैक कर देती हैं, हमला कर देती हैं खाने के लिए। और क्वीन इस समय क्या कहती है, क्वीन जो है वो अपने पैलेस से जब देखती है कि लोग इस तरह से रॉइट्स कर रहे हैं, तो वो अपने गार्ड्स को पूछती है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो बताते हैं ना कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो क्वीन का एक स्टेटमेंट आता है हिस्ट्री में, बहुत फेमस है, शी सेज इफ़ द पीपल हैव नो ब्रेड वाई डोंट दे ईट द केक, तो लेट देम ईट केक ना, तो वो केक खा लेना। सो दिस वॉज होल इकोनॉमिक ट्रबल्स ऑफ द किंगडम ऑफ द फ्रांस के किंगडम में ये सारी प्रॉब्लम्स उस समय चल रही थी। एंड लुई 16 एंड द मैरी एंटोनी जो उसकी क्वीन है, दे डिडंट केयर अबाउट देयर पीपल, उन्हें अपने लोगों की सफरिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड अब कनेक्ट करो जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट देखा था ना, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल, 20 जून को टेनिस कोर्ट में ऑथ ली गई और स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल कब हुआ था, 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई को द पीपल अटैक्ड ऑन द बैस्टिल, बिकॉज क्यों अटैक करते हैं, बिकॉज दे फील दैट दिस इज द सिंबल ऑफ द किंग्स डेस्पोटिक रूल, किंग की पावर का एक सिंबल मानते हुए उस पर हमला कर देते हैं। हमला करके जो तोड़फोड़ वहाँ पे होती है, इवन उसकी ब्रिक्स जो हैं ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। वो किस लिए, उन ईंटों से वो अपना घर थोड़ी ना बनाएंगे, किस लिए ले गए, एज अ मेमोरी के रूप में ले जाते हैं कि हमने किंग की पावर को जो है चैलेंज किया है। सो इन दिस वे
द बास्टेल वॉज स्टॉम्ड आउट बाय द पीपल। और जो फ्रांस है वहाँ पे ये दिन 14 जुलाई को एज अ बास्टेल डे, नेशनल डे के रूप में आज तक मनाया जाता है वहाँ पे। और मीनवाइल क्या होता है, देयर इज़ अ र्यूमर इन द कंट्री साइड जो विलेज एरिया है वहाँ पे र्यूमर स्प्रेड हो जाता है कि किंग विल नाउ टेक द रिवेंज, क्योंकि बैस्टिल जो है उस पर स्टॉर्मिंग की वजह से किंग जो है अब हमारे से बदला लेगा। तो इंस्टेड जो कॉमनर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, दे वेंट ऑन टू द नोबल्स मैंशंस, वो नोबल्स की जो हवेलियाँ होती हैं उनके ऊपर जाके हमला कर देते हैं। एंड बहुत सारे नोबल्स जो हैं वहाँ से फ्लड कर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ, कि जब सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा, तब वापस लौट आएंगे अपने कंट्री। किंग एंड क्वीन वर ऑल्सो ड्रॉव आउट फ्रॉम द पैलेस ऑफ वर्साइल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो भी अपना वर्साइल्स का जो पैलेस है उसमें जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या होता है, जब किंग तक ये सारी खबर पहुँचती है तो वो भी तो कुछ एक्शन लेगा। अब वो क्या एक्शन लेता है उससे पहले आपके लिए क्विज टाइम है। देखिए क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डेट व्हाट इज द करेंसी ऑफ द फ्रांस, एक्चुअली इट इज वॉज, व्हाट वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय क्या थी फ्रांस की करेंसी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज टाइथ, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज बैस्टिल। इसके अलावा एक क्वेश्चन बेटा और है जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में पूछती हूँ, उससे पहले हम ज़रा आगे की स्टोरी देखते हैं, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब एज द नंबर ऑफ रिवोल्ट्स ग्रो, जैसे जैसे ये रिवोल्ट्स बढ़ रहे हैं शहर में, आसपास के एरिया में भी, तो फ्रेंच जो मोनार्क है, जो किंग है, वो फ्रेंच असेंबली को रिकग्नाइजेशन दे देता है। वो नेशनल असेंबली जो बनी थी उनकी, उसको परमिशन दे देता है कि तुम अपने कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। अब फ्रांस, इससे क्या होगा, फ्रांस का जो किंग है उसकी पावर्स के ऊपर एक चेक लग जाएगा, मीन्स दिस असेंबली विल नाउ कंट्रोल द पावर्स ऑफ द किंग। नाउ इन दिस वे फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार होता है। जो नेशनल असेंबली है, इट वॉज कंसिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। किंग की जो पावर्स थी, दे वर डिवाइडेड बिटवीन द 3 इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव हो गया, एक लेजिस्लेचर हो गया और एक जुडिशरी हो गया। 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड कर दिया गया। नेशनल असेंबली गॉट द राइट्स टू फ्रेम द लॉज फॉर द कंट्री, कंट्री के कानून बनाने का राइट नेशनल असेंबली के पास आ गया। एंड ये जो नेशनल असेंबली थी, दिस वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द इलेक्टर्स, और ये जो बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स होती थी, दे वर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, उनको लोग इलेक्ट करेंगे, वो लोग जो कि टैक्स पे करते थे, मीन्स एक्टिव सिटीजन्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, अब पूरी पॉपुलेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक वो दोज हु पे टैक्सेस एंड अदर वन दोज हु डोंट पे टैक्सेस। इनको बोला गया जो लोग, जो मेन 25 ईयर्स की एज या उससे अबव एज के थे और साथ में टैक्स पे करते थे, ठीक है, दे वर कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स, जो एक लेबर के 3 डेज के वेजेस के बराबर टैक्स देते थे, तो वो एक्टिव सिटीजन्स हो गए। और पैसिव सिटीजन्स में कौन आया, 25 ईयर्स से बिलो एज के मैन, और वो सारे मैन भी जो टैक्स नहीं पे करते थे, विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इन पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स जो थे वो नहीं दिए गए, ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर गिवन द वोटिंग राइट्स। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से 1791 में बन के तैयार हुआ, जिसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि मोनार्की रूल पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, बट उसके ऊपर, उसकी पावर्स के ऊपर एक चेक लगा दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ और क्या हुआ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या खास था, ये देखो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में क्लियरली नज़र आ रहा होगा, इस स्लाइड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक 3 इंस्टीट्यूशंस बन गए, नेशनल, एक तो जुडिशरी हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, एक लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है। एंड जो बॉडी ऑफ इलेक्टर्स थी वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करती थी, नेशनल असेंबली जो है वो कानून बनाती थी फिर, और ये जो इलेक्टर्स थे दे वर इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, और इसके अलावा जो पैसिव सिटीजन्स थे उनके पास में कोई वोटिंग राइट्स जो थे वो उनको नहीं दिए गए थे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू,
व्हेन डिड द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कौन से ईयर में बना था फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये भी आपको मुझे आंसर बताना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. ओके. अब जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो उसने कॉमन पीपल को बहुत सारे राइट्स दिए. दीज आर नोन एज द नेचुरल राइट्स. कौन से नेचुरल राइट्स थे ये? दिस वॉज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. एंड ये जो है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो थे वो लिखे गए. दिस इज द डिक्लेरेशन. ये जो ऊपर आपको एक टैबलेट नज़र आ रहा है बना हुआ, दिस वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स, जो उस फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे आपके यहाँ प्रिम्बल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सिमिलरली वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशन है. सो इन दिस वे द फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज कम्प्लीटेड. इस तरह से पहला फेज रेवोल्यूशन का कंप्लीट हुआ. लेकिन रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, रेवोल्यूशन आगे भी कंटिन्यू चलती रही. सो इसके बाद रेवोल्यूशन का जो सेकेंड फेज है बेटा, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू. देखो पूरे चैप्टर को ना एक स्टोरी की तरह समझो तो आपको कोई भी चैप्टर जो है वो बोरिंग नहीं लगेगा. एंड स्टे कनेक्टेड विद अस सो डैट यू कैन हैव द अदर वीडियोज़ ऑल्सो. आपको अच्छे से वो वीडियोज़ भी जो हैं वो मिलती रहें. सो टिल देन, गुड बाय.